इस वीडियो में मैं उस चौंकाने वाले आंत स्वास्थ्य सुपरफूड के बारे में चर्चा करूंगा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करता है। आपको यह वीडियो जरूर अंत तक देखना चाहिए। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दासरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड-पेट इम्यूनिटी मेथड से उनकी इम्यून इन्फ्लेमेशन और पाचन समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को केवल 6 हफ्तों में लक्षणों से छुटकारा दिलाया है, बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए स्थायी समाधान ढूंढने और जल्दी परिणाम पाने गंभीर हैं, तो नीचे लिंक देखें। आप एक ऐसे पेज पर जाएंगे जहां आपको अपना ईमेल डालना है ताकि आपको एक फ्री ट्रेनिंग मिल सके, जिसमें मैं आपको वे प्रोटोकॉल समझाऊंगा जिनकी मदद से मेरे क्लाइंट्स ने अल्सरेटिव कोलाइटिस में 6 हफ्तों के भीतर स्वास्थ्य पाया है। आपको जानने के लिए सारी जरूरी जानकारी वहीं मिलेगी, जिसमें फ्री गाइड्स और ढेरों मददगार केस स्टडीज भी शामिल हैं। मैं आपको सुपरफूड्स के पीछे का विज्ञान दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये आंत को ठीक करने में असल में क्यों असरदार हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ उपयोगी टिप्स भी दूंगा कि इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें और अल्सरेटिव कोलाइटिस की सूजन कम करने के लिए अपनी योजना कैसे बनाएं। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप अपडेट रहें। ये वीडियो उन सभी के लिए जरूरी है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों को ठीक करना चाहते हैं। ये मददगार जानकारी है जो कहीं और नहीं मिलेगी। बैकग्राउंड। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वो ये है कि वे सोचते हैं कि सारी खाने की चीजें एक जैसी होती हैं और वे जो चाहे खा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की सूजन अपने आप ठीक हो जाएगी। हालांकि हर कोई अलग हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ अहम तरीके हैं जिनसे आप अपनी सूजन को खुद कम कर सकते हैं, जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में हैं और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। एक तरीका और सबसे अच्छा तरीका है अपनी आंतों की सेहत को सुधारना। यही मैं अपनी क्लिनिक में सिखाता हूँ और जो सामग्री आप अभी देखने वाले हैं वह सीधे मेरी माइंड-पेट इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों को हमेशा के लिए कैसे हराया जाए, भले ही डायग्नोसिस पूरी तरह स्पष्ट न हो। याद रखिए कि आंत में 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा इम्यून कोशिकाएं होती हैं। जी हाँ, ट्रिलियन टी से। तो कुछ स्थितियां जो इम्यून सूजन के कारण होती हैं, उनका आंतों की सेहत से गहरा संबंध होता है। अब आंतों की सेहत के विषय को समझने के लिए कुछ उपयोगी अवधारणाएं हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। अब मैं आपको एक अवधारणा से परिचित कराना चाहता हूं जिसे इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। यह वह समय है जो भोजन को जीआई ट्रैक्ट से गुजरने में लगता है। आमतौर पर भोजन छोटी आंत से 4 से 6 घंटे में और बड़ी आंत से लगभग 12 घंटे में गुजरता है। लेकिन मान लीजिए कि आपको कब्ज है और आपके पेट में बैक्टीरिया की अधिकता है, तो कभी-कभी इसमें कई दिन या 1 हफ्ते तक भी लग सकते हैं। लिंगरिंग फूड्स एक शब्द है जिसे मैंने बनाया है, जो ऐसे किसी भी भोजन का वर्णन करता है जो आंतों में बहुत देर तक रुका रहता है। इस सूची में मांस, चीज, शक्कर और आटे या ब्रेड जैसे साधारण कार्ब्स शामिल हैं। अब कितना समय बहुत ज्यादा है? खैर, 12 घंटे से ज्यादा कुछ भी, यानी आपको दिन में कई बार मल त्याग करने का लक्ष्य रखना चाहिए। दिन में 2 से 4 बार मल त्याग करना आदर्श और सामान्य है। दुनिया भर में और हमारे अपने मानव इतिहास में जब हम भोजन के लिए खोजबीन करते थे, हमारे पूर्वज दिन में 2 से 4 बार जाते थे। आजकल विकासशील देशों में हमें तो एक बार भी जाना नसीब हो जाए तो बहुत है। मेरे कुछ क्लाइंट्स जिन्हें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, आईबीएस और कब्ज की समस्या है, वे कभी-कभी हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही जाते हैं। इन सभी लोगों को सूजन, थकान, तनाव जैसी समस्याएं होती हैं और यह काफी बुरा है। तो ये खाद्य पदार्थ शरीर में क्यों टिके रहते हैं? इस सूची में मांस, डेयरी, प्रोसेस्ड अनाज और चीनी शामिल हैं। यह इन खाद्य पदार्थों में फाइबर की मात्रा से जुड़ा है। और जब मैं फाइबर की बात करता हूं, तो लोग मेटाम्यूसिल या पाउडर जैसे पदार्थ के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब मैं फाइबर की बात करता हूं, खासकर अघुलनशील फाइबर की, तो मेरा मतलब पौधों और सब्जियों में चबाने रेशेदार पदार्थ है। उदाहरण के लिए अजवाइन। जब आप इसे चबाते हैं, तो आपके पास ऐसा पदार्थ बच जाता है जिसे आप पूरी तरह तोड़ नहीं पाते और आखिरकार उसे निगल लेते हैं। यही बात ब्रोकली, केल और गाजर के साथ भी होती है।
पता चलता है कि यह रेशेदार पदार्थ आंतों में पचता नहीं है, लेकिन यह दो काम करता है। पहला, यह पानी को खींचता है, जिससे मल त्याग को नरम और आसान बनाता है। दूसरा, यह आंतों और बड़ी आंत में खराब बैक्टीरिया के बढ़ने को रोकता है। इसी वजह से आप बहुत से लोगों को फाइबर को प्रीबायोटिक कहते हुए सुनते हैं, क्योंकि यह मूल रूप से आपकी आंतों को अच्छे बैक्टीरिया के लिए तैयार करता है। और वैसे प्रीबायोटिक्स में कुछ भी खास या गहरा नहीं है, तो मार्केटिंग के झांसे में मत आइए। सारे प्रीबायोटिक्स फाइबर होते हैं और आपको डाइट से पर्याप्त लेना चाहिए। फाइबर को बहुत कम आंका गया है और इसे एक आवश्यक पोषक तत्व माना जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल पौधों में पाया जाता है। इसे एक आवश्यक फाइटोन्यूट्रिएंट माना जाता है। कुछ उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण क्या हैं? इस सूची में अंकुरित अनाज, माइक्रोग्रीन्स, ब्रोकोली, अजवाइन, गाजर, काले जामुन जैसे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी और एल्डरबेरी, एवोकाडो, बादाम, पेकान और अखरोट, मसूर, बीन्स और मटर, क्विनोआ और शलजम व चुकंदर शामिल हैं। वैसे ये खाद्य पदार्थ आपके आहार का 75% हिस्सा होने चाहिए ताकि आपको पर्याप्त फाइबर मिल सके। तो मैं इस मौके का इस्तेमाल करके गहराई में जाना चाहता हूँ, फाइबर अनुपात की अवधारणा पर चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे विचार में अगर आप फाइबर अनुपात अवधारणा को समझ लेते हैं, तो आप हर वजन घटाने डाइट का मूल आधार समझ जाएंगे। मैंने इसे यहाँ इसलिए शामिल किया है क्योंकि यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि आप अपनी इच्छित लक्ष्य प्राप्त कर सकें। यह फिटनेस और पोषण की दुनिया के लिए भी आपकी आंखें खोल देगा। हमारे पूर्वजों का आहार, जब हम अपना खाना प्रकृति से इकट्ठा करते थे, उसमें 100 ग्राम फाइबर होता था। अब जितना पैक्ड और प्रोसेस्ड खाना हम खाते हैं, उसे देखते हुए अगर हमारे आहार में 20 ग्राम फाइबर भी हो तो हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं। और जब मैं फाइबर की बात कर रहा हूँ, तो मेरा मतलब उस पाउडर से नहीं है जिसे आप पानी में मिलाकर पीने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि वह गाढ़ा हो जाए। मैं उस फाइबर की बात कर रहा हूँ जिसे निगलने के लिए आपको खूब चबाना पड़ता है, बार बार चबाना पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पर अजवाइन या पत्ता गोभी ले सकते हैं। यह क्यों मायने रखता है? हमारी आंतों की प्रणाली तब बेहतर काम करती है जब हर 20 कैलोरी पर 1 ग्राम फाइबर मिलता है। और उस फाइबर के साथ आपको बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए, लगभग 1 गैलन रोज, क्योंकि तरल और फाइबर भोजन के अपशिष्ट में बने रहते हैं और जल्दी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। फाइबर का अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तय करता है कि आपकी आंतें कितनी अच्छी तरह काम करेंगी और आपके शरीर में कितनी सूजन बनेगी। अगर आपके शरीर में सूजन की मात्रा ज्यादा है, तो आपकी बीमारी और बढ़ जाती है, आपका वजन भी बढ़ता है और वह वजन कम होने के बजाय बना रहता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमें आदर्श रूप से हर 20 कैलोरी पर 1 ग्राम फाइबर लेने का लक्ष्य रखना चाहिए, और यह ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। मैं खुद भी शायद ही कभी इस लक्ष्य को हासिल कर पाता हूँ, तो मैं खुद से बस यही कहता हूँ, चलो रोज 40 से 50 ग्राम फाइबर लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप 2000 कैलोरी वाली डाइट पर हैं, तो हर 40 से 50 कैलोरी पर 1 ग्राम फाइबर। एफडीए को लगता है कि रोज 28 ग्राम फाइबर काफी है। मेरा लक्ष्य 40 से 50 ग्राम होना चाहिए। ध्यान रखें, यह अब भी हमारे पूर्वजों द्वारा खाए जाने वाले फाइबर का आधा ही है। आप कभी भी फाइबर ज्यादा नहीं खा सकते। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। करीब 4 घंटे बाद भोजन का अपशिष्ट आंतों में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा मेटाबोलाइज किया जाता है। जब पहली बार यह मेटाबोलाइज होता है, तो वे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दूसरी बैक्टीरिया की आबादी के लिए भोजन बन जाते हैं, जो फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये बैक्टीरिया जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म करते हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया हैं। ये हमारी आंतों को स्वस्थ रखते हैं। दूसरी बैक्टीरिया की आबादी समस्या पैदा करती है, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही सूजन, वजन बढ़ना, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कैंसर का कारण बनते हैं। और यह बात समझ में आती है। सोचिए, जब आपको सूजन या जलन महसूस होती है, कोलन आमतौर पर मल को बाहर निकालने से पहले उसे जमा करके रखता है। वैसे आप इसे खुद भी आजमा सकते हैं। एक तरीका है जिससे आप आंतों के ट्रांजिट टाइम की गणना कर सकते हैं। इसे फॉलो थ्रू स्टडी कहा जाता है। आप कुछ कंट्रास्ट डाई निगलते हैं,
और फिर रेडियोलॉजिस्ट हर कुछ मिनट में एक्सरे फोटो लेते हैं। आमतौर पर 4 घंटे के अंत में कंट्रास्ट कोलन तक पहुंच जाता है और फिर आप समय देख सकते हैं कि आपको मल त्याग करने में कितना समय लगता है। अब अगर आप कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो इसे घर पर जांचने का आसान तरीका है कि आप 1 या 2 चुकंदर खा लें और देखें कि आपके मल का रंग लाल होने में कितना समय लगता है। अगर यह 12 से 24 घंटे के भीतर हो जाता है तो आमतौर पर सब ठीक है। अगर इसमें 2 दिन से ज्यादा समय लगता है तो शायद आपको परेशानी है, संभवतः आपको बैक्टीरियल ओवरग्रोथ व सूजन की दिक्कत है। जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी कोलन से खराब बैक्टीरिया को हटा रहे हैं। और अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं और 2-4 दिन तक रोजाना 2 से 4 बार तरल मल त्याग करने की कोशिश कर सकते हैं। यह आपको अपने पेट में अच्छे बैक्टीरिया को फिर से बसाने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा। इसे ऐसे सोचें जैसे आप बगीचे से खरपतवार निकाल रहे हैं ताकि अच्छी चीजों के बढ़ने के लिए जगह बन सके। तो यह था आंतों के ट्रांजिट टाइम का विषय और यह हमारे पेट में किस तरह के बैक्टीरिया रहते हैं इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सूजन को नियंत्रित करने के लिए भी जरूरी है। आप इस पर असर डाल सकते हैं फाइबर खाकर और जब कब्ज हो तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेकर। और यही वजह है कि फाइबर वाले खाद्य पदार्थ सुपरफूड्स माने जाते हैं, क्योंकि ये कई तरह से मदद करते हैं, आंतों की सूजन कम करते हैं। यह सूजन तब होती है जब खाना आंतों में ज्यादा देर तक रुका रहता है और इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अब जब आप आंतों के ट्रांजिट टाइम के बारे में जान गए हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ खाना चाहेंगे जिनमें भरपूर फाइबर हो। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अल्सरेटिव कोलाइटिस पर और भी उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह थे डॉक्टर चानू दसारी, माइंड व कम्युनिटी क्लिनिक से, और अगली बार फिर मिलेंगे।